गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एरिया वेक्टर। व्हाट इज द एरिया वेक्टर। देखो आपको पता है वैसे नॉर्मली मैथ के अंदर एरिया आपकी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी है, बट हमें वेक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि देखो इसके दो तीन रीजन हो सकते हैं जो कि मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको कंसीडर करवाऊंगी। यहाँ से देखो, जैसे मान लो आप एरिया वेक्टर की कोई प्लेन ले रहे हो, ठीक है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लो, यानी इस बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे कन्वर्ट कर लिए। अब देखो एक का टोटल एस है इसका एरिया, मैं इसका मान लेती हूँ जो एक स्मॉल है ना, इसका जो एरिया है वो है डी एस वेक्टर। तो मतलब कई बार क्या होता है, हमें उस एरिया की फिजिक्स के अंदर हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है, जिसका अपना एक खुद का इम्पोर्टेंस है जो आपको अभी पता चल जाएगा। बस अभी आपको क्या करना है, डी एस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, डी एस मैग्नीट्यूड इंटू विद डायरेक्शन। यहाँ डायरेक्शन आपका होगा नॉर्मल टू द एरिया वेक्टर, मतलब जो आपने एरिया कंसिडर किया हुआ है ना उसका आउटवर्ड नॉर्मल। मान लो आप ये ले रहे हो, इसका आउटवर्ड नॉर्मल ये जो मार्कर है ना ये होगा, और उसके जो उस साइड वाला है ना वो इनवर्ड होगा। आपको हमेशा जो नॉर्मल लेना है वो लेना है आपको आउटवर्ड नॉर्मल। ओके, तो हमेशा इस टाइप में इसकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। उसके बाद आपका आता है कंसेप्ट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो होता है भाई किसी गिवन एरिया में से आपकी कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग करके गई हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम फ्लक्स है, तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, बिकॉज फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज ऑलवेज गिव द स्केलर। तो ये रीजन है, यहाँ हमने एरिया वेक्टर को कंसिडर किया, क्योंकि यदि आप किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो रिजल्ट हमेशा आपको वेक्टर देगा, बट दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज आपको स्केलर देगी, ठीक है। तो अब मान लो हम कंसिडर कर रहे हैं, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये ले ली, ठीक है, जो कि इसके कोई प्लेन है, इसमें से आपकी पास आउट होके जा रही थी। तो हमें अब देखो ये प्लेन है, इसका नॉर्मल कौन सा लेना है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये पॉइंट मान के चलो, तो ये इसका क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन के अंदर, आउटवर्ड, ठीक है। हम इसके अंदर जैसे कि ये आप ले रहे हो डस्टर का आपका जो आउटवर्ड नॉर्मल है ये होगा, ठीक है। तो आपको इस टाइप के अंदर आपको आउटवर्ड नॉर्मल कंसीडर करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद मान लो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जा रहा है, मैंने ना पहले वाला जो एरिया था उसको थोड़ा सा सम एंगल पे घुमा दिया। मीन्स क्या है, पहले जो इसका नॉर्मल ये इधर यहाँ से हम इसका मान लेते हैं इसके आउटवर्ड नॉर्मल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, ये डायरेक्शन है। मीन्स हमने क्या कर दिया, जो एरिया है उसको एंगल थीटा से थोड़ा सा मूव करवा दिया। अब यहाँ देखो जब आप प्लेन को मूव कराओगे तो उसका नॉर्मल भी ऑब्वियसली मूव करेगा। तो यहाँ से हम बोल देते हैं ये क्या है उसका एन कैप, और ये आपका ई वेक्टर है। तो यहाँ से देखो जो आपका फ्लक्स है ये क्या बन जाएगा, ई डी एस कोस थीटा एन कैप। अब यहाँ से देखो जो आपका ये कोस थीटा है ये दो टाइप की प्रोजेक्शन डाल सकता है। मान लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजोल्व कर, इसको नॉर्मल है ये एस वेक्टर है, यहाँ से इस डायरेक्शन में ये डी एस लगा लो, तो इसका इस डायरेक्शन में आपका कौन सा फील्ड होगा, ई कोस थीटा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सॉरी डी एस कोस थीटा। तो आप इसको कोस थीटा को डी एस का अलोंग द डायरेक्शन वाला कंपोनेंट बोल सकते हो, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसी डायरेक्शन में तो आपकी फील्ड लाइंस जाएंगी ना। हमने डेफिनेशन क्या दिया है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया, मीन्स जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी में आपकी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जाएंगी। ओके, तो यहाँ से देखो अब आप हम थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस करना है, थीटा इक्वल टू 0 होगा, थीटा 0 है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपका एरिया था उसका नॉर्मल दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो उस केस में आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई एस, मैं एस मान लेती हूँ डी एस को, ठीक है। तो मैक्सिमम आपका फ्लक्स होगा। आप थीटा को जरा एक बार 90 करना,
90 करोगे तो फ्लक्स हो जाएगा cos 90 0, तो फाई भी आपका 0। मीन्स क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और फील्ड लाइंस ऊपर जा रही है। क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो फील्ड लाइंस ही हमें टेल करती है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल भाई कभी भी जो आपका जो एरिया है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है और प्लेन हम ऊपर की ओर ले रहे हैं, तो कभी भी वो उसमें से पास आउट ही नहीं होगी, उसके 90 डिग्री में है। अब देखो ये डायग्राम मैंने ये बना रखा है, यदि ये इस डायरेक्शन में इसका एरिया होगा वेक्टर एन कैप, तो इसी में से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जाएगी। ये एरिया मैंने इसका एन वेक्टर ऊपर ले लिया, फील्ड लाइन ऐसे जा रही, तो क्या वो कभी नॉर्मल की डायरेक्शन में जाएगी? ऐसा तो नहीं है ना कि भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड से ये बोल रहे हैं उसका पाथ चेंज हो जाएगा, मतलब पहले वो ऐसे मूव कर रही थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से वो ऊपर मूव करेंगी, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है उसकी स्पीड चेंज कर दे, लेकिन कभी भी पाथ को चेंज नहीं करता, जैसे वो मूव करता है वो वैसे ही रहता है। बट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो अपने पाथ को उसको चेंज करता है, वो बॉडी को जैसे स्ट्रेट मूव कर रही है, आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो वो सर्कल में मूव करने लग जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का ये काम नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा था फ्लक्स। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद आता है आपका गॉस थ्योरम। व्हाट इज द गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम क्या बोलती है? गॉस थ्योरम इसका क्या है, ये बोलता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है? किसी क्लोज सरफेस में। ठीक है, मान लिया हमारा ये कोई क्लोज सरफेस है जिसके पास वॉल्यूम V है और ये वैक्यूम के अंदर हमने रखा हुआ है, तो किसी क्लोज सरफेस S में कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करती है ओवर एन एरिया। ठीक है, तो यहाँ से क्लोज सरफेस लेना है तो हमारा ये सिंबल होगा, हमने क्लोज ले रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट में GS इज दैट जो फ्लक्स है, यदि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर है और वॉल्यूम V को इसने कंटेन किया हुआ है, तो जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस S containing volume V in vacuum is equal to the total charge inside the closed curve, जिसको हम बोलते हैं enclosed, divided by में epsilon नोट। देखो दिस गिव आल्सो स्केलर क्वांटिटी, दिस स्केलर तो डिवाइड करोगे तो स्केलर ही आएगा। तो यहाँ से आपने बोला जो चार्ज उस सरफेस के अंदर होगा वही चार्ज आपका कंट्रीब्यूट करेगा फ्लक्स को। इनसाइड ओनली इनसाइड कंट्रीब्यूट इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका ये मीनिंग नहीं है भी चार्ज आपको अंदर दे ही नहीं रखा, वो चार्ज कहीं बाहर क्यों दे रखा है, और बंदा आपसे कोई पूछता है कि इसका कितना फ्लक्स होगा, तो इसका फ्लक्स 0 होगा क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? यदि जो सरफेस हम ले रहे हैं उसके इनसाइड वाला चार्ज। अब यहाँ देखो कई बार क्वेश्चंस इस टाइप में आ जाते हैं, मान लो दे दिया आपको, एक बात और याद रखना, क्लोज सरफेस होगा। ठीक है, तो इसके अंदर मान लो आपका यहाँ पे प्लस का क्यू चार्ज है, तो ये चार्ज आपका रिस्पॉन्सिबल होगा फ्लक्स के लिए क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज दे दिया और वो पूछता है नेट फ्लक्स, तो ये तो चार्ज कभी कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, तो इसको तो हम कैंसिल आउट ही कर देंगे, तो ओनली केवल ये चार्ज आपका कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, जैसे कई बार क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है इसके ऊपर माइनस के क्यों है, इसके यहाँ पे प्लस का क्यू चार्ज है, इसके अंदर यहाँ माइनस के क्यू है, तो डिस्कस करो इसका फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स करने के लिए आपने देखना है क्यू इनक्लोज्ड कितना है। बड़ा सरफेस का पूछता है ना वो, तो मान लो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, उसने बोल दिया फर्स्ट सरफेस के अराउंड बताओ कितना फ्लक्स होगा, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा। तो देखो ये भी कंट्रीब्यूट करेगा फ्लक्स में, तो ये भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नीचे से भी जाएंगी और यहाँ से जो इसके सरफेस में चार्ज है यहाँ से भी जाएंगी, तो दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंट्रीब्यूट करेंगे। तो क्यू प्लस माइनस के क्यू क्या आ गया, नेट इनक्लोज चार्ज 0, तो यहाँ पे फ्लक्स 0 मीन्स फ्लक्स 0 होने का मतलब यहाँ ये नहीं है भी आपका चार्ज 0 है, चार्ज है बट जितना चार्ज आपका अंदर की ओर आ रहा है उतना ही आपका बाहर की ओर आ रहा है। देखो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, नेगेटिव की इसके अंदर और पॉजिटिव की यहाँ से। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हो तो ठीक है। अब यदि हम इस बाहर वाले पॉइंट पे निकालेंगे
आप बाहर वाले पॉइंट पे निकालो। जैसे आपको इस पॉइंट के ऊपर देखना फिर लाइंस कैसे जाएगी, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, नेगेटिव की वजह से डाउनवर्ड, मतलब जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। तो फ्लक्स, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर रुक ही नहीं रही है, तो वहाँ पे आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। अब इस पॉइंट पे होता, बीच वाले पॉइंट पे, यहाँ तब आप कौन सा चार्ज, माइनस के क्यों, और इस पॉइंट पे आपको फ्लक्स निकालना होता, तो टोटल चार्ज कितना है आपका, माइनस के क्यों, क्योंकि बाहर वाला तो हमें कंट्रीब्यूट करना ही नहीं है, तो यहाँ आपका फ्लक्स की वैल्यू नॉन जीरो होती है। ओके।